हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओके जॉब्स में। हमारी टीम आपको बेहतर से बेहतर सॉल्यूशन वन रक्षक का प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है। 12 तारीख को दोनों ही शिफ्ट के एग्जाम पेपर के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं और आज मैं आपको 13 तारीख का जो नवंबर का जो आज मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था वन रक्षक, इसका सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ। मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर है उसमें करंट अफेयर के टोटल 10 क्वेश्चन आए हैं और पहले क्वेश्चन की शुरुआत होती है 31 नंबर से। तो अब 31 नंबर पे मैं आपको लेके चलता हूं। क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। किस जिले ने जून 2022 में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल स्टार्ट किया गया है? देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा करौली डिस्ट्रिक्ट। करौली डिस्ट्रिक्ट ने आंचल अभियान को स्टार्ट किया गया है जो रिलेटेड है किससे? स्वास्थ्य देखभाल से। अब मैं बात करता हूं ऑप्शन बी की। तो डूंगरपुर में एक अभियान है मेरी पुलिस मेरी दोस्त। ये जो अभियान है वो स्टार्ट हुआ है डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट से। बात करता हूं 32 नंबर की। राजस्थान सरकार द्वारा टीबी रोगियों को वित्तीय पोषण और शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना स्टार्ट की गई है? देखिए, जो इसका राइट आंसर है वो होगा राजस्थान निक्षय संबल योजना। ऑप्शन बी की बात करता हूं चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। तो इसकी शुरुआत जो है राजस्थान सरकार ने 1 मई 2021 को की थी। अब इसके अंतर्गत 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलता है। आपसे पूछ सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाभार्थी को कितने रुपए का लाभ मिलता है? तो उसका राइट आंसर होगा 10 लाख। अच्छा, बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं वो होते हैं चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और दूसरी है चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। अब दुर्घटना बीमा योजना है वो इसके जस्ट 1 साल बाद स्टार्ट हुई थी, यानी कि 1 मई 2022 को। थोड़ा मैं इसको जूम इन कर लेता हूं और मैं ऑप्शन डी को आपको दिखाता हूं, निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। अब देखिए, अब ये जो निरोगी राजस्थान योजना है ये स्टार्ट हुआ है हमारा 18 दिसंबर 2019 से। रन फॉर निरोगी राजस्थान जो दिवस है वो मनाया जाता है 17 दिसंबर को, जबकि योजना स्टार्ट हुई थी इसके जस्ट एक दिन बाद यानी कि 18 दिसंबर 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे को मिलता है मेडी फेस्ट 2022 प्रदर्शनी का आयोजन किस शहर में किया गया? जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा जयपुर और इसका जो उद्घाटन है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री यानी कि सीएम अशोक गहलोत जी के द्वारा किया गया था। 36 क्वेश्चन नंबर है, किस जिले में स्थित मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है? देखिए, जो ये रेलवे स्टेशन है ये मिलता है हमारे को बालोतरा बाड़मेर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अप्रैल 2022 में जारी 100 स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में उदयपुर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए, अब मैं ऑप्शन से देखता हूं तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दूसरा। तो आप अगर नेशनल लेवल के एग्जाम देते हैं तो उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है 100 स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में पहला स्थान जो है वो किस सिटी को प्राप्त हुआ है? तो उसका होगा आंसर सूरत को, जो एक गुजरात का है शहर है। ठीक है, अब 38 क्वेश्चन में मैं बात करता हूं तो वर्तमान में राजस्थान में उद्योग मंत्री कौन है? डायरेक्ट मंत्रिमंडल से क्वेश्चन पूछा गया है और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शकुंतला रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं 39। देखिए, राजस्थान में किस स्थान पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया गया है? इस क्वेश्चन को आप आराम से देखिए और इस क्वेश्चन को एग्जामिनर आपसे दो तरीके से पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है सुरक्षा मंथन 2022 को किस किस ने स्टार्ट किया है? तो उसका आंसर होगा सीमा सुरक्षा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन का जो आयोजन है वो करा गया है कहां पर? जोधपुर में। और इसका आयोजन क्यों किया गया है? सीमा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, इंटरनेशनल बाउंड्री को ध्यान में रखते हुए और तटीय कोस्टल एरिया को ध्यान में रखते हुए इस जो पहल का शुभारंभ है वो किया गया है। 40th जो नंबर का क्वेश्चन है वो है आरबीआई द्वारा अर्थशास्त्र, बैंकिंग, वित्तीय मुद्दों पर मूल रूप से हिंदी में किताबें लिखने के लिए किसे पुरस्कृत किया गया है? जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ए, प्रोफेसर रेणु जटाना, जो कि हमारी उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की डीन साहब है। अच्छा, और ये जो डॉक्टर सागर सांवरिया
जो है ये है गवर्नमेंट गर्ल कॉलेज नाथ द्वारा राजसमंद, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। ये अभी भूतपूर्व है, जो हमारी रेणु जटाना जी हैं, ये हमारी भूतपूर्व डीन है मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की, और ये अभी वर्तमान में कार्यरत है। तो इस प्रकार मैंने 31 से लेकर 40 क्वेश्चन तक आपको जो सॉल्यूशन है वो दिया है, और आगे ही इस सीरीज में कंटिन्यू आपके साथ आने वाले हैं साइंस के सर नंदराम सैनी जी। तो आपके साथ अभी बने रहेंगे नंदराम सैनी सर, और मैं उनको इन्वाइट करता हूं। थैंक यू। हाँ यस सर, सबकी हाँ कंटिन्यू सर। ये माइक ले लीजिए आप। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने करंट का सॉल्यूशन अभी कर लिया है और जिसको जगमोहन सर करके करा के गए हैं, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, मैं साइंस वाले पोर्शन को, तो आपके ना मैक्सिमम 15 क्वेश्चन आए हैं सेकंड शिफ्ट के अंदर, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर सॉरी, आज के पेपर में। तो वो एक एक करके अपन लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर अपना स्टार्ट हुआ है। ये रहा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमारा अपना जो क्वेश्चन आया है वो साउंड से आया है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो वो क्या कह रहा है कि एक तो हमारे पास होती है मॉइस्चर होती है, और एक कौन सी होती है, नम हवा होती है। नम हवा में ध्वनि का वेग शुष्क हवा की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि नम हवा में होता है, देखो जिसमें नमी आर्द्रता होगी, सिंपल सी बात है, उसमें ध्वनि का वेग क्या होगा, ज्यादा। और जो हमारे पास नम हवा होगी उसका घनत्व भी क्या होगा, ज्यादा होता है। और जो हमारे पास शुष्क हवा होती है उसका घनत्व क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इसलिए ना सर्दियों में या रात के दिनों में, दिन में जितनी आवाज नहीं जाती दूर, उतना रात में आवाज जाती है। उसका कारण देख लीजिए ना, शुष्क हवा की तुलना में कम दाब होता है, शुष्क हवा की तुलना में कम घनत्व होता है, शुष्क हवा की तुलना में अधिक घनत्व क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या लगेगा, सी। सोनार का पूर्ण रूप है। कल भी मैंने कहा था आपसे कि रडार का अगल कल पूछा गया था इवनिंग की शिफ्ट में, तो आज है ना 13 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट में क्या पूछ लिया, सोनार। ठीक है, तो ये दोनों ना सोनार का उपयोग सोनोग्राफी पद्धति में अपन लोग करते हैं। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग वाला का इसका फुल फॉर्म आएगा, देखो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, दैट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग कहेंगे कि क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से किस जोड़े में समान एसआई इकाइयां हैं। कितनी बार कहा था कि मात्रकों को पढ़ के जाना है, और सवाल में देखो क्या पूछा गया, सवाल में यह पूछा गया है कि हमसे कि जो दिया हुआ है ना इसमें पेयर, जो पेयर दिया गया है दोस्तों, उस पेयर में गति और बल, गति का तो हम लोग अलग देखेंगे, गति का कोई इसका और इसका कोई मेल ही नहीं है, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन। कार्य और ऊर्जा, देखो कार्य और ऊर्जा क्या है, दोनों दोस्तों एक ही चीज है, ध्यान रखना। ठीक है, मोमेंटम और इसका तो इसका भी नहीं है, पी संवेग है ना, पी इसको इधर देख लेना, ये संवेग दिया उधर करेक्शन कर लेना। तो ये हमारे पास इसका मात्रक क्या होता है, हमारे पास किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड, जिसके बारे में कल कहा गया था। फोर्स के बारे में न्यूटन होता है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। वर्क एंड एनर्जी में कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और इसका भी मात्रक क्या होता है, जूल। तो यहीं से हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, इनको देखने की हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि बल का क्या होता है, न्यूटन, इसका होता है मीटर, ये भी नहीं होगा। बल का क्या होता है, न्यूटन, और दाब का क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके लिए हम लोग कहेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के लिए, क्योंकि ये हमारे पास, और इसकी तुलना इससे करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। अब हमारे पास देखो कई लोगों ने ना इस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, तो पक्का गलत होने के चांसेस है। क्वेश्चन नंबर 19, देखो ये थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन है, क्योंकि आपने अगर डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को अगर ध्यान से नहीं पढ़ा है तो आपको समस्या इस तरीके की होगी, क्योंकि यहां एलिमिनेट करने में बहुत परेशानी होगी। दोस्तों, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन राइट है, रॉन्ग नहीं पूछा है पहले तो। ये सभी पदार्थ बहुत छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, बिल्कुल जो भी पदार्थ होंगे वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। ठीक है, ये किसने कहा था, डाल्टन ने। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या सही है। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, ये भी सही है। दोस्तों, अगर एक ही तत्व के अगर परमाणु होंगे, ठीक है, एक ही तत्व के अगर परमाणु होंगे तो उस केस में क्या होगा, सारी चीजें द्रव्यमान, आकार और उनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। लेकिन एक विभिन्न विभिन्न तत्वों के क्या होंगे, परमाणु होंगे, तो उनकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड भी क्या है, करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं किसी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या परिवर्तनशील होती है क्या, ये बिल्कुल गलत क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारे पास गलत हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन लगेगा, केवल 1 और 2, जिसमें हो ऑप्शन नंबर क्या लगेगा, 1। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है कौन सा, ये है इसका उपयोग निम्नलिखित उपकरण, ये 20 है हमारे पास कि किस उपकरण का उपयोग इसमें से फोटोग्राफी, एक सेकंड रुको, ये इसमें ना थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है शायद क्वेश्चन के अंदर, ये रहा। हाँ देखो, किसी अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रकाश की तीव्रता,
ये आप लोग ध्यान रखना, किसी अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रकाश की तीव्रता को मानक स्रोत के रूप में मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? कि अगर जैसे मान के चलिएगा, अगर इस स्रोत से क्या जा रही है, लाइट जा रही है, तो उससे जो भी लाइट आएगी उसकी तीव्रता को किससे नापेंगे? देखो इसमें ऑप्शन में हमको दिया गया है, एक तो दोस्तों यहां ना इसको करेक्ट कर लेना, ये क्या है, देखो इधर देख लेते हैं, ये फोटोमीटर है। क्या है ये? फोटोमीटर। एक अमीटर है। देखो अमीटर का उपयोग क्या नापने के लिए किया जाता है? विद्युत धारा। तो ये हमारे पास अलग हो गया, तो ये होगा नहीं। डायनमोमीटर अलग चीज होती है, ठीक है। कैलिपर्स का उपयोग हम लोग डिस्टेंस मापने के लिए करते हैं, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटी छोटी क्लासों में, वर्नियर कैलिपर, हाइट, डेप्थ, ठीक है, तो वो हम लोग नापने के लिए करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? फोटो। आपको प्रकाश से ही समझ आना चाहिए था कि फोटो, फोटो का मतलब क्या होता है? हमारे पास प्रकाश होता है यहाँ पे। आगे देखो बात करें, ऑप्शन नंबर ए लगेगा इसमें, निम्नलिखित में से इसमें से आप लोग देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कोलाइडली सॉल्यूशन ऑफ द लिक्विड इन सॉलिड। ये यूं कह रहा है कि अगर ऐसा कौन सा फॉलोइंग, कौन सा उदाहरण है जिसके अंदर लिक्विड सॉलिड के अंदर क्या करता है दोस्तों, एक कोलाइडी विलयन का क्या करता है, संरचना का निर्माण करता है। तो आपको ध्यान से देखना है। देखो ये बच्चा जो लगा के आया, वैसे ऑप्शन ये सही है, इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? चीज ही आएगा, क्योंकि देखो लिक्विड टू एस, ठीक है, लिक्विड किस में बनाता है? इसमें सॉलिड में बनाता है। ये रबर सॉलिड टू सॉलिड होता है, मिल्क होता है ना दोस्तों, लिक्विड टू क्या बनाता है? लिक्विड बनाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें लिक्विड टू लिक्विड बनाएगा, तो ये हमारे पास गलत हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा? लिक्विड टू सॉलिड पूछा है। और दोस्तों ये क्या होता है? लिक्विड हमारे पास क्या होता है? गैस टू लिक्विड टू सॉलिड होता है। तो ये भी हमारे पास क्या था? गलत था, ये भी गलत था। तो आंसर क्या आएगा इसमें? करेक्ट चीज आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, शानदार क्वेश्चन है ये। अब देखो कल कितनी बार बताया आपको यार, कल मैंने सीधा की सीधा ही आया है कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो क्या आंसर आएगा इसका? लाइकोपिन। क्या आएगा? लाइकोपिन। ये सारे कल कैप्साइनिन, तीखापन था, जेंथोफिल, हमारे पास एंथोसाइनिन, ये सब अलग अलग रंग के बने। कोई ये हमारे पास नारंगी का होता है, और ये हमारे पास भी रेड कलर का हमारे पास जेंथोफिल जो होता है वो हमारे पास सेम में लाल रंग के लिए जिम्मेदार होता है। आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23, किसी गैस को स्थिर दाब पर गर्म किया जाता है तो क्या होगा? देखो ये 3 नियम है, ध्यान रखना। पीवी इक्वल्स टू एमआरटी में हम लोग देखते हैं, तो पीवी इक्वल्स टू एमआरटी में दोस्तों अगर देखो हमारे पास क्या हो जाए, अगर दोस्तों हमारे पास टेम्परेचर क्या हो जाए, समान हो जाए, तो उसको कौन सा नियम बोलते हैं? वॉयल का नियम, ठीक है। क्या बोलते हैं? वॉयल का नियम। अब अगर हम लोग बात करेंगे क्या, अगर वॉल्यूम सेम हो जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग चार्ल्स का नियम, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास क्या सेम हो जाए, अगर प्रेशर सेम हो जाए तो उसको बोलते हैं गैलुसेक का नियम, ठीक है। गैलुसेक का नियम। तो इसमें P को कांस्टेंट कर दिया, P किसके प्रोपोर्शनल हो गया? T के। इसका मतलब है अगर V बढ़ेगा तो TB क्या होगा? बढ़ेगा। अगर B घटेगा तो TB क्या होगा? घटेगा। इसका तापमान बढ़ जाएगा कि गलत, ठीक है। इसका दबाव बढ़ जाएगा कि गलत। तापमान रहता है दोनों में वृद्धि होगी क्या? नहीं तो दबाव बढ़ेगा ना, ये तो बिल्कुल गलत है। आंसर क्या आएगा हमारे पास? अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी क्या होगी? बढ़ेगी। आगे नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24, घर्षण गुणांक की बीमा। देखो घर्षण का फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल्स टू म्यू आर। F बराबर क्या होगा? म्यू आर। अब देखो दोस्तों ये क्या है? ये भी बल है और ये भी क्या है? बल है। तो अगर F म्यू बराबर हम लोग निकालेंगे F बटे आर, तो इससे इसका मात्रक कट जाएगा, तो इसका कोई भी मात्रक नहीं होगा, अर्थात ये यूनिटलेस एंड हमारे पास डायमेंशनलेस क्या होगी? राशि होगी, अर्थात विमाहीन राशि होगी। आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 25 को, निम्नलिखित में से किस घटना को प्रकाश के अपवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता? देखो इंद्रधनुष, ये आपको अच्छी तरीके से समझाया था। मृगमरीच का भी आपको बताई गई थी कि ये भी हमारे पास क्या होता है? पीरियड का घटना होती है। तारों की जगमगाहट, ठीक है, ये भी किसका होता है? ये रेड शिफ्ट होता है ना दोस्तों, ये क्या होता है? डॉपलर इफेक्ट की वजह से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? रेड शिफ्ट आएगा। तो आप लोग इसका ध्यान रखना, ये आपका करेक्ट आंसर है, जो डॉपलर इफेक्ट की वजह से होता है। आंखों के किस भाग में वर्णक होता है, जो व्यक्ति की आंखों का रंग निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ये कहा गया है कि आंख जो होती है ना, तो उसके अंदर देखो इस तरीके की संरचना होती है। यहां पर हमारे पास कॉर्निया होता है या लेंस होता है या आइरिस वाला भाग होता है, ठीक है। यहां पर ये हमारे पास रेटिना होती है। तो जो कॉर्निया होता है ना दोस्तों, ये बाहर वाला भाग, सॉरी आइरिस, ये आइरिस जो वाला भाग होता है वो हमारे पास क्या निर्धारित करेगा? हमारी किसी की भूरी आंख होती है, किसी की नीली होती है, तो उसका निर्धारण कौन सा भाग करेगा? आइरिस करेगा। तो इसमें करेक्ट आंसर आइरिस आएगा। देखो वर्षा की बूंद, ये एज इट इज क्वेश्चन आपको क्लास में लिखवाया गया था। वर्षा की बूंदों का गोल होने का कारण क्या है? जल का पृष्ठ तनाव, ठीक है, सरफेस टेंशन, सॉरी जल का पृष्ठ तनाव। ये जो है ना ऑप्शन नंबर डी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व क्या है? देखो आवर्त सारणी में दो चीज मैं आपको बताऊं, एक तो होता है हमारे पास नहीं कभी, और एक हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता।
इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। अगर दोस्तों हम लोग आवर्त में, ठीक है, इसका पहले सुन लो कि अगर किसी भी चीज में से अगर एक उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालें तो जिसको जितनी ऊर्जा चाहिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनन विभव। अब आप लोग देखो, अगर जिसमें हम लोग इसको तो बनाते हैं, ये तो देता है तो ये पॉजिटिव बनाता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या होता है, किसी भी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है ना, तो उस अवस्था में जो ऊर्जा बनती है, ठीक है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है, तो वो अवस्था क्या कहलाती है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब मैंने कहा कि आवर्त में, ठीक, सॉरी, वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, वो तो इसका आकार क्या होता है, बढ़ता है। आकार बढ़ता है तो आराम से हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं, कोई भी ऊर्जा की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर उल्टा तो क्या होगा कि यहां पर जितना ज्यादा ये छोटा होगा ना, उतना ही नाभिक का फोर्स क्या होता है, ज्यादा। इसका मतलब देखिए लेड का यहां पर नहीं होगा आंसर, सीजियम नहीं होगा, सीजियम तो नीचे होता है, सबसे ज्यादा एक्टिव एलिमेंट है। प्लूटोनियम तो कतई नहीं होगा, आंसर क्या आएगा हमारे पास, लिथियम। दैट इज करेक्ट आंसर होगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी, ज्यादा होगी। और आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। दो क्वेश्चन और बचे अपने, कि इसमें एक पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी चीजें में ऊर्जा ज्यादा होगी और कौन कौन सी में कम होती है। देखो ये बसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट वाला आप लोग ध्यान रखना, बसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। इसमें एक कंसेप्ट होता है कि देखो 1 ग्राम अगर हमारे पास क्या है, बसा, ठीक है, 1 ग्राम बसा है तो उससे कितनी ऊर्जा जनरेट होती है, 9.3 किलो कैलोरी, ठीक है। अगर प्रोटीन की बात करते दोस्तों हम, तो प्रोटीन में कितना होता है 1 ग्राम के अंदर, 4 किलो कैलोरी। अगर हम लोग दोस्तों किसकी बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की, तो कितनी होती है 4.2 कैलोरी। तो सबसे ज्यादा किसकी है, बसा, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद क्या आ जाएगा, प्रोटीन। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर डी लगेगा। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी रोगी, जो रोग है कमी की, गलत रोग, जिसकी कमी से रोग क्या होता है उसको गलत हम लोगों को इसमें से छांटना है कि भाई इसकी कमी से रोग हो रहा है, तो वो सही होगा तो वो तो सही में आ जाएगा। जैसे दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ना, यही हमारे पास इसमें करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि कैल्शियम की कमी से हाइपोकैलेमिया नहीं होता दोस्तों, हाइपोकैल्सीमिया होता है। हाइपोकैलेमिया किसकी कमी से होता है, पोटेशियम की कमी से होता है, जो आपको ध्यान रखना है। तो इसमें गलत पूछा है, इसका मतलब है कि 3 क्या है, सही है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन की कमी से 2 रोग होते हैं, एक तो होता है क्वासियोरकोर और एक मेरास्मस, और एक हमारे पास विटामिन B12 की वजह से क्या होती है, खून की कमी होती है, और विटामिन B3 की वजह से क्या होता है, पेलेग्रा रोग होता है दोस्तों। तो जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के यहाँ पर कराए हैं वो नेक्स्ट शिफ्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको जरूर रीड करके जाइएगा। नेक्स्ट आगे के सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे, आप लोगों के मैथ्स वाले क्वेश्चन रह रहे हैं, ठीक है। आइए सर, अरविंद सर आप लोगों का कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों अब मैथमेटिक्स के क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आए हैं, सर मार्कर दे देना, ठीक है। स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के ही है। देखो क्वेश्चन नंबर 1, दो संख्याओं का अनुपात है 7:11 और उनका लघुत्तम समापत्ति है 154। सोल्व करते हैं। देखो दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है, लघुत्तम समापत्ति 154 है। पहली संख्या क्या होगी, तो देखिए दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है तो वो रियल संख्या होगी 7x और 11x, और इनका लघुत्तम समापत्ति बताया जा रहा है 154 है, तो इनका लघुत्तम समापत्ति आप देख लीजिए 77x आएगा। 77x लघुत्तम समापत्ति बराबर 154 बता रहा है, और 77x का मान 154 है तो x का मान 2 आ जाएगा, और 7x का मान 14 और 11x का मान 22 आ जाएगा। तो आपसे पूछा है पहली वाली संख्या क्या है, तो पहली वाली संख्या आपकी 14 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आया है मैथमेटिक्स का। क्वेश्चन नंबर 2, एक ही कीमत पर 2 मोबाइल फोन खरीदे गए, एक को 30% के लाभ पे बेचा गया और दूसरे को प्रथम मोबाइल के विक्रय मूल्य से 2500 रुपये कम में बेचा गया। यदि दोनों मोबाइल फोन पर अर्जित कुल लाभ 5% था तो एक मोबाइल फोन का लागत मूल्य क्या था, ये क्वेश्चन है आपसे। तो देख लीजिए, दो मोबाइल फोन नंबर 1, मोबाइल फोन नंबर 2, और दोनों का मिलाकर बोथ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ बोथ। तो वो बोल रहे हैं कि दोनों को समान कीमत पर खरीदा गया है, यानी कि खरीदा गया है दोनों फ़ोन को मैं 100 कीमत पे मान लेता हूँ, 100 यूनिट
100 यूनिट, तो दोनों फ़ोन 200 यूनिट के आपने खरीदे। उसके बाद में बोल रहा है कि अगर पहले फ़ोन को 30% के लाभ पर बेचा गया है, एक फ़ोन को 30% के लाभ पर बेचा गया है, तो विक्रय मूल्य पहले वाले फ़ोन का आ रहा है 130 यूनिट। और वो बोल रहा है कि मोबाइल दूसरे को प्रथम मोबाइल के विक्रय मूल्य से 2500 रुपये कम में बेचा गया है, यानी कि 130 यूनिट माइनस 2500 रुपये। और ये बता रहा है ऐसा करने से कुल लाभ 5% आता है, यानी कि 200 का 5%, 210 में इस चीज़ को बेचा गया है। अब समझने वाली बात यह है कि वो पूछ रहा है कुल लाभ, तो एक मोबाइल फ़ोन का लागत मूल्य क्या था, किसी एक मोबाइल फ़ोन का लागत मूल्य हम मालूम करते हैं। देखो क्या होता है, तो 200 का माल आपने खरीदा है और आपने 210 में बेचा है, तो जिसमें से 130 तो ये हो गया, तो ये कितना होगा आपका 80 यूनिट। 210 और 80 यूनिट तभी तो 210 होंगे, तो 80 यूनिट है ये दाम, 80 यूनिट के बराबर है ये दाम। इसका मतलब 130 यूनिट में से 2500 आपने कम किए हैं, ये आपके 130 में से 50 यूनिट कम के बराबर है। तो 50 यूनिट बराबर 2500 है, तो 50 यूनिट बराबर 2500 होगा, तो एक यूनिट का मान 50 से काट दीजिए, 50 ही आएगा, और एक यूनिट का मान 50 आएगा, तो एक फ़ोन का लागत मूल्य 100 यूनिट का मान 5000 हो जाएगा। तो एक फ़ोन का मूल्य 5000 हो जाएगा। आपका बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वास्तव में ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 3 हम पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा बड़ा भी था और अच्छा क्वेश्चन था, शॉर्ट ट्रिक्स वाला क्वेश्चन नहीं था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ज्योमेट्री का क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 3 ज्योमेट्री क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन में बोल रखा है कि दो समांतर लाइनें आपको दे रखी है। थोड़ा सा मैं इसी को बड़ा कर देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छे से यहीं पे समझा सकूं। इसमें बोला जा रहा है कि दो समांतर लाइनें हैं ए बी और सी डी। ये ए बी और सी डी समांतर है, इसमें x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो आप जानते होंगे समांतर लाइनों में ये एकांतर पे बने कोण समान होते हैं, तो ये 40 है तो ये भी 40 होगा, तो 30 में y का मान 10 करूंगा तभी तो ये टोटल एंगल 40 आएगा। उसके बाद में आप जानते होंगे सीधी लाइन 180 डिग्री की होती है, तो इसमें से 40 उधर बाहर चला गया तो 140 भीतर आ जाएगा, और 140 में से 40 यहाँ पे चला गया तो 100 भीतर आ जाएगा। और ये एक ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल तो 30 है, एक 100 है, तो एक 50 आ जाएगा। तो आपके x का मान आ गया है 50 और y का मान आ गया है 10। दोनों का सम पूछ रहा है कि दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 60। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन तो आपके कल भी आया था, लेकिन कल क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा हार्ड था। आज क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान क्वेश्चन है। बोला है कि x प्लस 1/x बराबर अगर 2 है तो बताइए x² प्लस 1/x² बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन एक तो वैल्यू पुटिंग से भी करा जा सकता है, जैसे x की वैल्यू 1 रख लो तो 1 और 1 x की वैल्यू रखने से बराबर 2 आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 करके 1 प्लस 1 ये भी आंसर बराबर 2 ही आ जाएगा इस क्वेश्चन में। और एक फॉर्मूला भी था कि इस पार्ट का वैल्यू n दे दिया जाए तो स्क्वायर में इसका वैल्यू n² - 2 होता है, तो इसका वैल्यू n की वैल्यू दे रखी है आपको 2, तो 2 का स्क्वायर में से 2 जाएगा तो आपका आंसर 2 ही बच जाएगा। तो इस क्वेश्चन में 2 ही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है कि राजीव जनवरी
अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में बचे हुए महीनों के औसत वेतन से 600 रुपये प्रति महीना का 3/2 गुना कमाता है। यानी कि वो कह रहा है कि ये जो 4 महीने हैं, बचे हुए 8 महीनों में 600 रुपये का 3/2 गुना, बचे हुए महीनों के 600 रुपये का 3/2 गुना कमाता है 4 महीने में। तो इसका 3/2 गुना होता है 900, ये तो कमाया जाता है। उसके बाद में कह रहा है कि ये जो चारों महीने हैं, इसमें जो बचत हुई है, बचे हुए महीनों की बचत है 400 रुपये प्रति महीना, उसका 5/4 बचत करता है। तो बचे हुए 8 महीनों में 400 कमाता है, तो उसका 5/4 गुना ये 4 महीने में कमाता है, तो इसका 5/4 गुना निकालिए, 500 ये बचाता है। तो आपके 4 महीने में 900 के हिसाब से 3600 रुपये हो रहे हैं, 900 के हिसाब से 4 महीने में 3600 रुपये हो रहे हैं और 8 महीने में 4800 हो रहे हैं। टोटल पैसा बन रहा है 3600 और 4800 8400 रुपया, 8400 रुपया। 8 छक्का 4800 और 9 चौके 3600 मिला के 3600 और 4800 हो रहा है 8400 रुपया। और 4 महीना के 500 के हिसाब से 2000 और 8 चौके 3200 और 2000 5200 रुपये इनमें से बचत हुई है। तो बताओ, वेग पूछ रहा है आपसे, तो 8400 में से 5200 बचत हुई है, तो खर्चा कितना हुआ है? 84 में से 52 की बाकी कर दो, माइनस कर दो, तो आपका आ रहा है 3200 रुपये की बचत हुई है। तो बोल रहे हैं पर महीने का निकालो, वे क्या होगा? तो 3200 में 12 का भाग दे देंगे तो आपका 266.66 आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपका ए ऑप्शन आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान था, लेकिन तरीका अच्छा था पूछने का। अच्छे बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक राशि 3 वर्षों में 1344 रुपये हो जाती है और 7 वर्षों में 1536 रुपये हो जाती है। वह मूल राशि क्या है जहां साधारण ब्याज दर प्रभारित की जानी है? मतलब पता नहीं, जो भी है मुझे समझ में नहीं आया। जो भी है, आपको साधारण ब्याज की इस क्वेश्चन में दर पूछी है। तो देखिए 3 वर्षों में 1344 रुपये हो जाती है और 7 वर्षों में 1536 रुपये हो जाती है। इस क्वेश्चन में पूछा है कि मूल राशि क्या है साधारण ब्याज की दर प्रभारित हो जाती है। ठीक है, तो 1344 और 1536, ये तो 3 वर्षों में वो राशि हो जाती है, यहाँ 7 वर्ष में इतनी हो जाती है। तो वो पूछ रहा है जहाँ साधारण ब्याज दर हो, ओके, वह मूल राशि क्या है? आपसे मूलधन पूछ रहा है, मतलब जिसमें कोई भी ब्याज ना जुड़ा हुआ हो। तो देखिए यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपको 4 वर्ष एक्स्ट्रा लगे हैं। तो आराम से देखिए 1344 से 1536 कितने एक्स्ट्रा है। तो यहाँ से ये माइनस करके देख लीजिए आप कितने एक्स्ट्रा है। तो 56 और 36 192 रुपये ज़्यादा है। तो यहाँ से ये 192 रुपये ज़्यादा है। 4 साल का ब्याज 192 रुपये होता है, तो 1 साल का ब्याज 48 रुपये आ रहा है। 1 साल का ब्याज 48 रुपये आ रहा है, तो 3 साल का ब्याज 144 रुपये आ रहा है। तो इसमें 144 रुपये ब्याज हटा दूंगा तो मूलधन आपका 1200 रुपये आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। इस क्वेश्चन में आपका आंसर होगा 1200 रुपये। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 16 व्यक्तियों का औसत दे रखा है। इस क्वेश्चन में 6 दिनों का 1/5वां खेत काट सकते हैं। 1/5वां खेत, तो 8 दिनों में शेष खेत को काटने के लिए कितने व्यक्ति समान दक्षता के साथ की आवश्यकता होगी? तो देखो 16 व्यक्ति 6 दिनों में काट सकते हैं 1/5वां भाग। ठीक है, तो वो पूछ रहा है 8 दिनों में शेष खेत को काटने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो 8 दिन व्यक्तियों की संख्या तो x मान लो और 8 दिनों में काटना है। शेष खेत कितना बच रहा है? 4/5 भाग, ये काटना है आपको। तो 4/5 भाग के बराबर में क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। अगर 1/5 को 4/5 बनाना है तो इसका चौगुना ही तो काम है ये।
तो इस काम का जो आपको दे रखा है इसका चौगुना काम लिखना है यहाँ पे। तो x इंटू 8 बराबर इस वर्ग का चौगुना वर्ग होगा 16 इंटू 6 का भी 4 मल्टीप्ले, और 8 से आपका ये कट गया 2 बार, ये कितना है 4 मल्टीप्ले, और 6 दूनी 12, 12 चौके 48 आपके x का मान हो गया है। यह आंसर आएगा 48। 7 नंबर का क्वेश्चन सोल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछा है, देखिए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या मालूम करनी है। 6 अंकों की ऐसी छोटी संख्या मालूम करनी है जिसमें 15, 21 और 28 का पूरा पूरा भाग लग जाए। तो 6 अंकों की दोस्तों सबसे छोटी संख्या वैसे तो होती है 1 लाख, और इसमें 15, 21 और 28 का भी पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो आप 15, 21 और 28 का क्या ले लेंगे, एलसीएम, जिससे ये एक संख्या बन जाएगी। तो 15, 21, 28, जिसमें से आप देख लीजिए इसमें 7 कॉमन है, वो 3 कॉमन है, 3 से काट दिया, और इसमें भी 7 कॉमन है, 7 को भी काट दिया, क्योंकि 3 तो इसमें कॉमन है और 7 इसमें कॉमन है। तो मैंने 3 से और 7 से काट दिया है इसको, और 28 और 15 यह आपका एलसीएम हो गया। 28 इंटू 15 होता है 420, तो 420 का भाग देकर दे लीजिए। 420 का भाग गया है 2 बार, तो 840 हो गया। फिर आपका बचता है 160, नेक्स्ट संख्या 1600। फिर 420 का भाग 3 बार गया है, तो 1260 इसमें से जाएगा, तो आपका बचेगा 340। फिर अगला नंबर उतार लीजिए 0, और 420 का इसमें भाग जाएगा 8 बार, तो 420 का 8 बार भाग होता है 32, 3360, तो आपका शेष 40 बच गया। और अब आपका भाग नहीं जा रहा है, तो आपका आंसर इस क्वेश्चन में होगा 1 लाख में मैं क्या जोड़ूं कि 420 का और भाग चला जाए। तो मैं इसमें 380 और जोड़ दूंगा, तो ये बन जाएगा 420 और भाग कंप्लीट चला जाएगा। तो हमको 380 एक्स्ट्रा जोड़ना है, तो हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में आंसर हो गया। 1 लाख से जस्ट बड़ी संख्या वो क्या होगी जिसमें 15, 21 और 28 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखोगे आप। क्वेश्चन नंबर 9 है 100 मीटर लंबे एक ट्रेन है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को 25 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात करो। तो आपको पता होगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बोलते हैं 20 मीटर प्रति सेकंड, और 25 सेकंड लगते हैं इस ट्रेन को, तो पर सेकंड में 20 मीटर जाएगी, तो 25 सेकंड में आप लगा लो कितने मीटर जाएगी, 500 मीटर। 500 मीटर में से 100 मीटर लंबाई पुल की ट्रेन की काट दो, ट्रेन की 100 मीटर लंबाई काट दी, तो 400 मीटर किसकी लंबाई आ गई दोस्तों, ये पुल की लंबाई आ गई। क्वेश्चन नंबर 9 आपका सोल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है एरिया वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया है नंबर 10, जिसमें आपको दे रखा है क्षेत्रफल तो a है और इसकी ऊंचाई b है, और आपको बताना है a/b² का मान क्या होगा। तो a क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज का √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा मैंने x मान ली, और इसकी हाइट b दे रखी है, हाइट होती है √3/2 इंटू भुजा, और इनका क्या करना है, b का स्क्वायर करना है। देखो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, और नीचे √3/2 का स्क्वायर करोगे तो 3/4 इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, /4 से /4 कट गया, और आपका आंसर हो जाएगा √3/3 को काटोगे तो 1/√3 आपका इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 आप देख लीजिए। 11 क्वेश्चन नंबर 11 आपका है ज्योमेट्री का दोस्तों। इसमें ओ वृत्त का केंद्र है और CBD ज्ञात करना है। CBD ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। तो आप जानते होंगे
कि किसी वृत्त के केंद्र पे बना हुआ कोण उसके परिधि पर बने हुए कोण से डबल होता है। तो केंद्र पे 100 बना है तो परिधि पे 50 बनेगा। और आप जानते होंगे ये चक्रीय चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 50 है तो ये सामने 130 होगा और सामने 130 होगा तो ये एंगल आपको पूछ रहा है। तो ये 180 डिग्री की लाइन में से 130 डिग्री का कोण अंदर की तरफ रह गया तो बाहर की तरफ ये 50 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आपसे पूछा है, इस क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, 50 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, किसी संख्या का 37.5% 45 है और संख्या का 87.5% क्या होगा। तो 37.5% दे दिया और 87.5% पूछ रहा है। ये तो दे रखा है आपको 45 और ये आपसे पूछ रहा है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ये 12.5 से कट गया 3 बार और ये 12.5 से कट गया 7 बार। तो 3 यूनिट का मान 45 है तो 7 यूनिट का मान 15 सत्ते 105 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपका सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ये 15 का तिगुना है 45 और ये 15 का 7 गुना हो जाएगा। ये इसका 15 गुना है तो इसका 15 गुना 15 सत्ते 105 आपका आंसर हो गया सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 13 देखोगे। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा है, थोड़ा सा मिटा देता हूँ, जो पिछले टीचर सर ने यहाँ पे क्वेश्चन समझाए थे वो लाइनें यहाँ पे छोड़ दी है तो मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, कितने समय में 1200 रुपये 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की दर से 1344 रुपये हो जाएंगे। तो 1200 रुपये की राशि है और 1344 होने में कितना टाइम लगेगा। तो थोड़ा सा मैं इनको काट देता हूँ। 12 से 100 बार कट जाएगा और 12 से 112 बार कट जाएगा। अब आपको समझना है 100 पर ये 112 हो रहा है तो 12% हुआ ना ये 100 के हिसाब से, तो 12% ब्याज। अब बताओ 6% 1 साल का ब्याज होता है तो 12% साधारण ब्याज में कितने साल का होगा, 2 साल का होगा। 6 और 6 12। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका सोल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14 का नंबर है, बस 2 ही क्वेश्चन बच रहे हैं, 2 क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 में है, त्रिभुज ABC में यदि A माइनस B 2 एंगल का डिफरेंस 15 है, B और C का डिफरेंस 30 है तो A के मान के बराबर क्या होगा। तो क्वेश्चन ABC 3 एंगल है। इन तीनों एंगल में बताया जा रहा है कि A तो B से बड़ा है और B C से भी बड़ा है। तो C को मैं X मान लूँ तो B बड़ा है C से कितना, 30, तो B X प्लस 30 है। और वहाँ पे कह रहा है कि A B से भी 15 बड़ा है तो B से भी 15 बड़ा कर दूंगा तो ये X प्लस 45 हो जाएगा। और तीनों को ऐड करूंगा तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें 3x प्लस 75 बराबर 180, 75 वहाँ जाके माइनस हो गया तो 3x बराबर आपका बचेगा 105 और 3 से 105 को काटोगे तो x बराबर 35। तो एंगल C का मान तो आ रहा है 35 और आपसे ये पूछ रहा है एंगल A का मान बताओ। तो एंगल A का मान होगा 35 प्लस 45, टोटल आंसर हो जाएगा A का B ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में B ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें है अरिहंत सिंह के 3 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है। तो तीनों बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है तो जोड़ हो जाएगा 12 36 वर्ष। और तीनों के अनुपात बताए जा रहे हैं 3:4:5, तो टोटल अनुपातों का योग हो जाएगा 12 यूनिट। तो 12 यूनिट बराबर 36 वर्ष है तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 12×36, 1 यूनिट का मान 3 वर्ष और 1 यूनिट का मान 3 वर्ष तो 3 यूनिट का मान 9 वर्ष और 4 यूनिट का मान 12 वर्ष और 1 यूनिट का मान 3 वर्ष तो 5 यूनिट का मान 15 वर्ष। अब वो आपसे पूछ रहा है कि सबसे छोटे बच्चे और सबसे बड़े बच्चे की औसत बताना है यदि उनके केवल 3 बच्चे थे।
छोटे और सबसे बड़े की औसत आयु क्या होगी? तो सबसे बड़ा तो है 15 वर्ष का, सबसे छोटा है 9 वर्ष का। तो 15 और 9 दोनों टोटल 24 में 2 का भाग दे देंगे तो दोनों का एवरेज 12 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपका ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारी, थैंक यू, आज इतना ही है। ये हमने कंप्लीट, आपको वीडियो तैयार हो गया।